हेलो एवरीवन। आइए आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में और देखेंगे कि कैसे सोशलिज्म रशियन रिवॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉज बना और कैसे रशियन रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। So the name of the chapter is Rise of Socialism in Europe and Russian Revolution. इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक सोशलिज्म और दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन। और अगर इस चैप्टर को हमें अच्छे से समझना है तो हमें सोशलिज्म की मीनिंग और रशियन रिवॉल्यूशन की मीनिंग को अच्छे से समझना होगा। तो आइए समझते हैं सोशलिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन की मीनिंग। पहला है सोशलिज्म। क्या है सोशलिज्म? सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास 3 एप्पल है और 3 आदमी मेरे सामने हैं। एक जो है ये सबसे अधिक भूखा है, दूसरा जो सबसे कम भूखा है और तीसरा जो बिल्कुल भूखा नहीं है। और मेरे पास 3 एप्पल हैं, तो जो सबसे अधिक भूखा होगा मैं उसको कितने एप्पल दूंगा? 2। जो सबसे कम भूखा होगा मैं उसको कितने एप्पल दे दूंगा? 1। और जो बिल्कुल भूखा नहीं है मैं उसको कोई एप्पल नहीं दूंगा। तो यहां एप्पल हो गया रिसोर्सेस, और इस रिसोर्सेस का मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया इन लोगों के बीच वो किया अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ द पीपल। पहले को सबसे अधिक ज्यादा जरूरत थी तो इसलिए मैंने उसके 2 दे दिया, दूसरे को कम जरूरत थी तो 1 दे दिया, तीसरे को बिल्कुल जरूरत नहीं थी तो मैंने इसको नहीं दिया। या फिर कंट्रीब्यूशन, सपोज 3 आदमी मेरे अंडर काम कर रहे हैं, एक सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत, दूसरा जो सबसे कम मेहनत कर रहा है और तीसरा बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है। तो जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसको मैं ज्यादा पैसा दूंगा, रिसोर्सेस ज्यादा दूंगा। उसके बाद इसको दूंगा, दूसरे वाले को जो कर ही नहीं रहा है काम उसको मैं बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा, उसका कंट्रीब्यूशन 0 है। तो रिसोर्सेज का जो दोनों केस में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो अकॉर्डिंग टू दी नीड्स, ये वाला नीड्स के अकॉर्डिंग और ये कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो जब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स और कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होगा उसी आइडियोलॉजी को कहते हैं सोशलिज्म। अब ध्यान से समझिए, 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक इधर देखिए, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, और दूसरा कलेक्टिव ओनरशिप। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू नीड्स या कंट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ओनरशिप या तो गवर्नमेंट की होगी या तो कलेक्टिव सोसाइटी कम्युनिटी की होगी। जैसे मेरे पास, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूं, तो मेरे पास एप्पल था ना, या मेरे पास पैसा था ना, ओनरशिप तो मेरी थी, मेरे कंट्रोल में था ना, तभी ना मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स और कंट्रीब्यूशन के लिए होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका ओनरशिप कलेक्टिव हो, सोसाइटी के पास हो, ताकि सोसाइटी देखे कि अच्छा ये ज्यादा काम कर रही है, इसको ज्यादा दो, या इसकी ज्यादा जरूरत है तो इसको ज्यादा दो। तो पहला क्या याद रखना है कि कलेक्टिव या ओनरशिप हो, गवर्नमेंट की ओनरशिप हो, और दूसरा तभी जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल। यही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कहती है। और दूसरा टर्म है रशियन रिवॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन मतलब सबको पता है चेंज, रिवॉल्यूशन मतलब होता है चेंज। ये चेंज कहां पे हुआ? रशिया में, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया रशियन रिवॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द चेंज?
रशिया में वो चेंज क्या हुआ कि हमने उसे रशियन रिवॉल्यूशन किया? तो वो चेंज हुआ था फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब 1917 और इवेंट्स ऑफ अक्टूबर। मोनार्की का रूल था 1917 से पहले, फेब से पहले। वो मोनार्क का रूल खत्म हुआ फरवरी 1917 में, और उसके बाद गवर्नमेंट बनी। हम पढ़ेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट की कौन सी गवर्नमेंट बनी। फिर इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, फिर एक और कोई दूसरी गवर्नमेंट बनी लेनिन के अंडर, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो दोनों चेंज हुआ रशिया में, इसी को हम कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। और इस चेंज क्यों हुआ, इसमें इसी आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन में जो चेंज हुआ उसमें सोशलिज्म का कंट्रीब्यूशन है। और सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल होती है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टू टर्म्स, सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन, लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए, पहला टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज। क्या था सोशल चेंज? और यहां से हमारा जो चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है। तो देखते हैं सोशल चेंज क्या था। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले हमारी सोसाइटी कैसी थी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमारी सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, इसी को कहा गया है सोशल चेंज। और फिर इससे इंस्पायर्ड होके यूरोपियन सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस आए, हम देखेंगे। तो क्या वो चेंजेस थे? लेट्स डिस्कस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो स्टेट्स में बटी हुई थी। पहला, सबसे ऊपर आते थे क्लर्जी। क्लर्जी मतलब चर्च के लोग, पीपल हु आर इन्वॉल्व इन चर्च। नोबिलिटी में आते थे किंग और उसके ऑफिसर्स, और कॉमन मतलब कॉमन पीपल। सोशल पावर जो था वो केवल चर्च और एरिस्टोक्रेसी के हाथ में था। सोसाइटी में जो पावर था क्लर्जी और नोबिलिटी, चर्च मतलब हो गया क्लर्जी, नोबिलिटी मतलब हो गया एरिस्टोक्रेसी, इनके हाथ में था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये स्टेट सिस्टम जो है ये भी एबॉलिश्ड हो गया, और उसके बाद नेपोलियन ने सिविल कोड लाया, आपको पता है 1804 में। और उसमें जितने भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस मिले हुए थे क्लर्जी को, नोबिलिटी को, सबको समाप्त कर दिया गया और इक्वालिटी स्टैब्लिश की गई। यही चेंज आया सोसाइटी में। आज ये बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, और इसने पूरे यूरोप को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित किया। यूरोप में सारे लोग डिस्कस करने लगे, क्यों ना हमारी सोसाइटी में भी ऐसे चेंजेस आए, हमारी सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म किया जाए। और वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, और लोग खूब डिस्कस करते। और ये ऐसे 3 प्रकार के लोग थे। कौन कौन से लोग थे जो यूरोपियन सोसाइटी, जो अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म या चेंज करना चाहते थे? जो पहले प्रकार के लोग थे, जो पहली आइडियोलॉजी थी, वो थी लिबरल्स की। लिबरलिज्म कहते हैं इनकी आइडियोलॉजी को। दूसरी रेडिकल, इनकी आइडियोलॉजी को रेडिकलिज्म कहते हैं। और तीसरा कंजर्वेटिव, इन लोगों की आइडियोलॉजी को कहते हैं कंजर्वेटिज्म। क्या थी इन लोग की आइडियोलॉजी, एक एक करके बात करते हैं। लिबरल्स लोग ऐसी सोसाइटी चाहते थे, ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहां सेक्युलरिज्म हो, हर रिलीजन के लोग आपस में एक साथ रहें, टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। और इन्होंने अपोज किया किंग के अनकंट्रोल्ड पावर को, किंग जो भी मन में आए वो ना कर सके। इंडिविजुअल राइट्स को इन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात ये, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, कि वो रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते थे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में वही लोग वोट करें जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और वो मेल होने चाहिए, मैन होने चाहिए। विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। फिर से ध्यान से समझिएगा, कौन लोग वोट दे सकते हैं? पहला,
या तो वो मेल हो, दूसरा उनके पास प्रॉपर्टी हो। ये उन्होंने कंडीशन रखा। विमेन को वोट देना, विमेन वोट न दें, वो ऐसा चाहते थे। और उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया। ये ऐसी सोसाइटी चाहते थे। लास्ट वाले पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया। क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया? जैसे मैंने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था कि सोशलिज्म में जो ओनरशिप होता है वो सोसाइटी के पास रहता है या गवर्नमेंट के पास रहता है, ताकि वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स के अकॉर्डिंग कर सके। लेकिन यहां पे इन्होंने ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में रखा और इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया। क्यों किया जानते हैं? क्योंकि बहुत सारे लिबरल्स के पास खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। खैर, रेडिकल्स के बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट में पॉपुलेशन की जो मेजॉरिटी हो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बने। जो भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं लैंड ओनर्स को और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को, उन्होंने इसका अपोज किया। उन्होंने कहा प्रिविलेजेस नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने विमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जो विमेन को राइट दे वोट करने के लिए। विमेन राइट्स टू वोट, विमेन राइट टू वोट, राइट टू वोट। ये विमेन को वोट, राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया। ये चाहते थे कि विमेन भी वोट दें। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही सारी प्रॉपर्टी हो। दे डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। और लास्ट, कंजर्वेटिव लोग ओल्ड ट्रेडिशन में बिलीव करते थे। ऐसे लोग जो मोनार्क, जो जिसका रूल था उसको सपोर्ट करते थे ओल्ड ट्रेडिशन में। लेकिन खैर, ऐसे लोग ये भी चेंजेस चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि चेंजेस जो यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस आए, ये जो ट्रांसफॉर्म हो, वो बहुत धीरे तरीके से आए। और ये चाहते थे कि जो पास्ट है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो उसको रेस्पेक्ट किया जाए। ये चाहते थे। तीनों लोग ऐसी ऐसी सोसाइटी के बारे में इमेजिनेशन, इनकी इमेजिनेशन ऐसी थी, वो ऐसा चाहते थे यूरोपियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना। खैर, तो हम ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तीन आइडियोलॉजी है, तीन प्रकार के लोग हैं। लिबरल्स की आइडियोलॉजी को कहते हैं हम लिबरलिज्म। क्या कहते हैं? लिबरलिज्म। रेडिकल्स की आइडियोलॉजी को कहेंगे रेडिकलिज्म। और कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी को हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये अलग अलग लोग थे जो अलग अलग प्रकार की सोसाइटी चाहते थे। अब ये देखिए, तीन प्रकार के लोग हैं, तीन आइडियोलॉजी है। इसके बाद यूरोप में एक चौथी आइडियोलॉजी का आगमन होता है और वो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म। और यहां से हमारा चैप्टर रियल सेंस में स्टार्ट होता है। अब ये सोशलिज्म क्यों आया, मैंने समझा दिया है ऑलरेडी सोशलिज्म क्या है। अब ये सोशलिज्म क्यों आया, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसे ध्यान से एक बार रिकॉल करना होगा और समझना होगा। चलिए आगे समझते हैं क्या था वो, देखिएगा ध्यान से। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्शन के लिए, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। एक, लैंड जिस पे फैक्ट्रीज बनेगी। दूसरा, लेबर। तीसरा, फिजिकल कैपिटल। आपने पढ़ा होगा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। और चौथा, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। ये चारों चीज जब मिल जाते हैं, मिल के काम करते हैं,
तभी होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन ये चार चीजों से, लैंड पे फैक्ट्री बनती है, उस फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं, कैपिटल चाहिए होता है, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, ये सब, और इसको मैनेज करता है, ऑपरेट करता है कौन? ह्यूमन कैपिटल। तभी जाके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है। ये आपने द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें से दो उठाइए, एक लेबर को उठाइए और एक ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को ही कहा गया है कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा फैक्ट्रीज पे, फिजिकल कैपिटल पे, सब पे ओनरशिप किसका है? कैपिटलिस्ट क्लास का। सबको कंट्रोल कौन करता है? कैपिटलिस्ट क्लास सबको कंट्रोल करता है। ओनरशिप किसका है? कैपिटलिस्ट क्लास का। और उस पे काम कौन करता है? लेबर क्लास। मेहनत कौन कर रहा है? लेबर क्लास। कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक कौन कर रहा है? लेबर क्लास। प्रोडक्शन, उसी के मेहनत से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, और उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट सबसे अधिक कौन ले रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास या ह्यूमन कैपिटल। और लेबर को वेजेस उतने के उतने ही है, इसको ज्यादा जरूरत है, कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा है, नीड इसकी ज्यादा है, लेकिन मिल किसको रहा है? ह्यूमन कैपिटल को। यही दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण सोशलिज्म अराइज करता है। फिर से समझिए, लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, ह्यूमन कैपिटल, ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के कारण सोशलिज्म। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? लेबर क्लास। लेकिन सबसे अधिक प्रॉफिट कौन कमाए जा रहा है? ह्यूमन कैपिटल, कैपिटलिस्ट क्लास। अरे भैया, इनकी भी कंडीशन को सुधारो, इनको भी पैसा दो जो तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन इसका तो ह्यूमन कैपिटल या कैपिटलिस्ट क्लास ध्यान ही नहीं दे रहा, इनसे और काम करवाए जा रहा है, और ये अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। इन दोनों के बीच इनइक्वालिटी जन्म लेती है, इनइक्वालिटी। और ये जो लेबर क्लास है, इसकी वर्किंग कंडीशन और खराब होती जाती है। तभी जाके समाज में एक नया वर्ग आता है, एक नई आइडियोलॉजी आती है, सोशलिज्म, जो कहती है कि रिसोर्सेस जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसने ज़्यादा योगदान दिया है, उसको दो। और ऐसी ही आइडियोलॉजी को कहते हैं सोशलिज्म। आई होप कि आप लोगों को सोशलिज्म का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। आइए देखिए, अब यूरोप में कुछ सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, ये समझिए, नई नई सिटीज बन रही हैं, लोग शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, अर्बनाइजेशन हो रहा है, नई नई सिटीज, नए नए इंडस्ट्रियल रीजन्स बन रहे हैं, रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं। ये सारे चेंजेस के कारण यूरोप में आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन से इसकी शुरुआत होती है, धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि ग्रेट चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। रिवॉल्यूशन मतलब मैंने आपको बताया ही है, चेंज। इसके आगे इंडस्ट्रियल लगा है, मतलब इंडस्ट्रीज, मतलब जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो अब कहां पे हो रहा है? इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में। गुड्स का प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? फैक्ट्रीज में। पहले गुड्स का प्रोडक्शन होता था घरों में, इन दी होम्स, बाय हैंड्स। अब गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज। इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया यूरोप में। अब इसका देखिए क्या इंपैक्ट पड़ा।
जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इन प्रोडक्ट्स बनने लगे, प्रोडक्शन होने लगा, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बनने लगी। जब फैक्ट्रीज ज्यादा बनेंगी तो लेबर भी हमें ज्यादा चाहिए। तो जब हमें लेबर चाहिए तो सारे मेन, विमेन और चाइल्ड सबको फैक्ट्रीज में ले जाया गया और उनसे काम करवाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि लेबर ज्यादा चाहिए। लेबर क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि फैक्ट्रीज ज्यादा बढ़ने लगी। फैक्ट्रीज क्यों ज्यादा बनने लगी? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखिए, जब ज्यादा बच्चे, मेन, विमेन सबको फैक्ट्रीज में ले जाया जाने लगा और उनसे खूब काम करवाया जाता, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट कमाना है और इससे उनका खूब एक्सप्लॉयटेशन होता था। लॉन्ग वर्किंग आवर एंड लो वेजेस कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इवन 16-16 घंटे तक। आपको मैं बता दूं एक फैक्ट कि यहां तक उनको कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कई लोगों की जान चली जाती थी काम करते करते। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी चली गई थी, आपको पता है कितनी? 35 to 40 ईयर्स। 35 से 40 साल तक ही लोग जी पा रहे थे। इतनी कंडीशन खराब थी। और मैंने बताया कि कैपिटलिस्ट और वर्किंग मतलब लेबर क्लास, कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास, कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच जो है इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। कैपिटलिस्ट क्लास को प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट वो तभी कमा सकता है जब ज्यादा प्रोडक्शन हो। ज्यादा प्रोडक्शन तभी होगा जब ये लेबर से अधिक काम कराएंगे, और लेबर से ये अधिक काम कराते थे, और जो प्रॉफिट होता था उसका ज्यादा हिस्सा वो खुद रख लेते थे और इनको देते ही नहीं थे, बहुत कम देते थे। सैलरी, वेजेस उतनी की उतनी ही है। तो दोनों के बीच इनइक्वालिटी। और हमेशा याद रखिएगा कि सोशलिज्म का जन्म तभी होता है जब इनइक्वालिटी अराइज करती है। तो इसी इनइक्वालिटी के कारण सोशलिज्म का जन्म हुआ। और बहुत सारे नेम्स आएंगे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ऐसे लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो सबसे पहले एक नाम आता है सामने, जिसने इसको देखा, समझा और बुक लिखी, वो नाम है कार्ल मार्क्स का। और उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कैसे एक कैपिटलिस्ट क्लास लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करता है। और उन्होंने कहा कि रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन और अकॉर्डिंग टू द नीड्स होना चाहिए। ये सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने इसकी बात की। यही आपको इस चैप्टर में समझना है। अब हम ऐसे केवल कार्ल मार्क्स ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी। कार्ल मार्क्स और अदर सोशलिस्ट लीडर के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ये सोशलिज्म जो है यूरोप में ही क्यों इतना डेवलप हुआ, नंबर एक। और ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कहती क्या है? यूरोप में सोशलिज्म इसलिए आया क्योंकि यूरोप में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से जो वर्कर्स की कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई। मैंने बताया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। जब एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो कई थिंकर्स आए जिन्होंने सोशलिज्म की बात कही और ये बताया कि कैसे कैपिटलिस्ट क्लास और लेबर क्लास दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन लेबर क्लास का है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ही लेबर क्लास का होता है, और सबसे अधिक प्रॉफिट कैपिटलिस्ट क्लास कमाता है। कैसे दोनों के बीच इनइक्वालिटी होती है। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो ये इनइक्वालिटी आई, ये यूरोप में आई। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी भी कहां आई? यूरोप में आई। और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बिलीव करती है कलेक्टिव ओनरशिप पे।
कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब होता है कि ओनरशिप आर शेयर्ड। जैसे किसी एंटरप्राइज में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, टोटल 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो सबके पास ओनरशिप है, सबके पास कंट्रोल है, और जो जितना काम करेगा उतना प्रॉफिट ले जाएगा। ओनरशिप लेकिन सबके हाथ में है, इसी को कलेक्टिव ओनरशिप कहते हैं, जिसकी बात सोशलिज्म कहता है। और सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के सख्त खिलाफ है कि एक आदमी की पूरी प्रॉपर्टी हो, उसके अंडर 4 लोग काम करते हो, ये चारों लोग खूब काम करें, प्रॉफिट कमाएं, और चारों लोग खूब काम करें लेकिन प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट कमाए, ह्यूमन कैपिटल कमाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आइडियोलॉजी कहती है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन और नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कहती है। अब देखते हैं कुछ सोशलिस्ट लीडर आए जिन्होंने ये बातें समझाई यूरोप में। एक का नाम था रॉबर्ट ओवेंस। ये रॉबर्ट ओवेंस और लुईस ब्लैंक ने कॉपरेटिव्स की बात की। उन्होंने बताया कि ओनरशिप शेयर्ड होना चाहिए। उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी भी बनाई रॉबर्ट ओवेन से, जिसका नाम न्यू हार्मनी था, इंडियाना यूएसए में। और एक लुईस ब्लैंक थे जिन्होंने कहा कि, ध्यान से पढ़िएगा यहां से, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। इन्होंने कहा कॉपरेटिव्स ऐसे लोगों का एसोसिएशन है, ऐसे लोगों का समूह है जो एक साथ काम करते हैं, और प्रॉफिट जो जितना काम करेगा, जो जितना कंट्रीब्यूशन देगा, उसके अकॉर्डिंग उतनी प्रॉफिट ले लेगा। ये लुईस ब्लैंक ने कहा। दोनों ने कॉपरेटिव्स को बहुत प्रमोट किया। बाद में जाके कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने बुक दास कैपिटल में। उन्होंने कहा, मैंने आपको पहले समझाया भी था कि जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है वर्कर, मेहनत करता है वर्कर। 2 लोग हैं, एक लेबर एक कैपिटलिस्ट क्लास। मेहनत कौन कर रहा है? लेबर क्लास। कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? लेबर क्लास। मेहनत ये, कंट्रीब्यूशन ये, लेकिन सबसे खराब हालत, वर्किंग कंडीशन जो है सब इनकी खराब है, हेल्थ खराब है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रॉफिट ये इन्हीं की वजह से हो रहा है, लेकिन इन्हीं की कंडीशन खराब है। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि द कंडीशन ऑफ वर्कर्स could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists। इनकी कंडीशन तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक प्रॉफिट ये कैपिटलिस्ट क्लास लेगा। और उन्होंने कहा कि सारे वर्कर्स यूनाइट हो जाओ और इस कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंको। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो दिस कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। और इस आइडियोलॉजी ने यूरोप में बहुत लोकप्रियता पाई, बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत फेमस हुआ ये आइडियोलॉजी। और इतना सपोर्ट मिला इसे यूरोप में कि अब जो इसके इस सोशलिस्ट के नाम पे इससे रिलेटेड लोग जुड़ते गए और लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो वर्कर्स के फेवर में, उनके वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए उनके लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज बनी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, फ्रांस में लेबर पार्टी, ब्रिटेन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मनी में सोशलिस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी यूरोप में तो बहुत बनी, लेकिन सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। और पहली कंट्री वो थी जहां सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, वो थी रशिया। और इसी को रशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को एक बार पुनः दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।